कबीर घर पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और गिल्ट दोनों थे। वो कविता के पास जाते ही बोला, माँ, पता नहीं मीडिया में इस बात को किसने लीक किया। मैंने अपने आदमी को पता लगाने के लिए बोल दिया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। आपको ये सब देखना पड़ रहा है। कविता ने कबीर को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है कबीर। मैं खुश हूँ कि फाइनली मुझे ये दिन देखने के लिए मिल रहा है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर कबीर हैरान रह गया। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? आप गुस्सा नहीं है कि लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं? लोगों की बातें तो आई गई हो जाएंगी कबीर, पर शायद तुमने नोटिस नहीं किया। हमारी बदनामी जरूर हुई है, लेकिन तुम्हारी और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। जस्ट लुक एट योरसेल्फ। कबीर कंफ्यूज होकर कविता को देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसे उनकी बात समझ आई, कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वो धीमी आवाज में बोला, पर ये कैसे पॉसिबल है? कबीर एक पल भी गंवाए बिना अपने रूम में चला गया। कविता के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। आखिर कबीर की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जो मीडिया में यूं बदनाम होकर सॉल्व हुई थी? पर क्या चल रहा है कविता के दिमाग में? वह अपने घर पर श्रेया मुंह लटकाए अपने रूम में पहुंची, लेकिन अपने बेड पर अपनी सौतेली बहन रिया को बैठे देख हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो रिया? तुम्हें तो मेरे कमरे में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। रिया एक सार्कास्टिक स्माइल देते हुए बोली, तुम तो रातों रात सेलिब्रिटी बन गई यार श्रेया, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने चली आई। वैसे फेमस होने के लिए अच्छा रास्ता चुना है तुमने। हाथ मारा तो वो भी सीधे कबीर कपूर पर। नॉट बैड। शट अप रिया, अपनी ये बकवास बंद करो। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मुझे उस कबीर कपूर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कबीर का नाम सुनते ही श्रेया को सुबह का सारा वाकया याद आ गया। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा था। रिया अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, as if कबीर कपूर को तुम में कोई इंटरेस्ट होगा। जैसे तुमने उसका फायदा उठाने के लिए उसके साथ रात बिताई है, वैसे ही उसने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हें यूज किया होगा। वरना कहाँ वो और कहाँ तुम? श्रेया का पारा 7वें आसमान में पहुंच गया था। जब से दिव्या और रिया उसकी जिंदगी में आए थे, उन्होंने श्रेया की जिंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बात बात पर ताने, और आज तो रिया ने हद ही कर दी थी। श्रेया गुस्से में चिल्लाई, जस्ट गेट आउट ऑफ माई रूम रिया, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। रिया झट से बेड से खड़ी हुई और मुंह बनाकर बोली, ये तेवर कुछ दिन और दिखा लो श्रेया, फिर तो तुम्हें शादी करके इस घर से जाना ही है। बाय द वे, तुम नीचे मॉम डैड को शादी के लिए हाँ बोल तो आई हो, पर पता भी है तुम्हारा दूल्हा कौन है? श्रेया के साथ सब इतना जल्दी जल्दी हुआ था कि एक्चुअल में उसे इस बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला था। वो तो नीचे अपनी सौतेली माँ और पापा की बातों से इतना हर्ट थी कि अब तक खुद को ठीक से संभाल भी नहीं पाई थी। उसने सवालिया नजरों से रिया की तरफ देखा। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है श्रेया, इतना बड़ा कांड करके भी तुम्हारी शादी एक अमीर और हाई स्टेटस फैमिली में होने वाली है। चोपड़ा एसोसिएट्स का नाम सुना है ना? उसके इकलौते वारिस राघव चोपड़ा को चुना है मॉम ने तुम्हारे लिए। और एक तुम जो हमेशा ये कहती हो कि मॉम तुम्हें सौतेला समझती है। ये कहकर रिया वहां से निकल गई, पर श्रेया की आंखों में अनगिनत सवाल तैर रहे थे। वो मन ही मन सोचने लगी कि चोपड़ा फैमिली अगर इतनी ही वेल्दी और हाई स्टेटस वाली है, तो फिर ये दिव्या अपनी सगी बेटी की शादी उस राघव से क्यों नहीं कर देती? ये दोनों माँ बेटी मेरा कभी भला नहीं सोच सकती। कहीं तो दाल में कुछ काला है। पर क्या? श्रेया इस बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी, और तभी घर की एक मेड आकर बोली, श्रेया दीदी, आपको देखने लड़के वाले आ रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। श्रेया ने एक ठंडी आह भरी और अपनी कबर्ड की तरफ चल पड़ी। एक तरफ उस कैंडल ने श्रेया को एक मजबूर इंसान बना दिया था, वहीं दूसरी तरफ कबीर अपनी जिंदगी की एक नई बात जानकर बेहद अचंभे में था। वो अपने रूम से बाहर आया और धीमे कदमों में कविता के पास पहुंचा। वो कुछ कहता तभी कविता बोली, कबीर, जो हो गया सो हो गया, अब तुम
उस लड़की श्रेया से शादी कर लो। कबीर को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? उस लड़की ने धोखे से मेरे साथ रात बिताई। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? आप डर रही है ना कि वो सबके सामने ना बोल पड़े? आप डरिए मत, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। 2 दिन रुक जाइए, मैं इस मैटर को सॉर्ट कर दूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कबीर। सालों बाद मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी है। वो लड़की श्रेया ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। इसीलिए मैंने फैसला किया है, वही हमारे खानदान की बहू बनेगी। माँ, पर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। हो सकता है हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। एक मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करूंगा माँ। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि ये जानते हुए भी कि वो लड़की कितनी बड़ी फ्रॉड है, आप उसे हमारे खानदान की बहू बनाना चाहती हैं। कबीर, मैंने उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगवा लिया है। वो एक शरीफ खानदान से है, लेकिन अगर वो सच में फ्रॉड होती तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे जिस राज के सबके सामने आ जाने से हम कब से डर डर कर जी रहे हैं, अगर उस डर को हमेशा के लिए खत्म करना है तो तुम्हें श्रेया से शादी करनी ही होगी। इसे मेरी रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर समझो। कविता ने तो अपना फरमान सुना दिया था, लेकिन कबीर के चेहरे पर बनती बिगड़ती हुई रेखाएं इस बात की गवाही दे रही थी कि वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। दूर कहीं अपनी किस्मत लिखे जाने के फैसले से अनजान श्रेया ड्राइंग रूम में सोफे पर बीचों बीच बैठी थी। उसके एक तरफ उसके पापा थे तो दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ रिया भी वहीं पास में बैठी थी। सब चोपड़ा परिवार के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। श्रेया के दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। ठीक उसी समय सामने के दरवाजे से मिसेस चोपड़ा की एंट्री हुई। सभी लोग अपनी जगह छोड़कर खड़े हो गए, मगर तभी मिसेस चोपड़ा के पीछे से निकले एक अजीबोगरीब शक्ल वाले आदमी ने सभी का ध्यान खींचा और श्रेया की नजरें राघव को ढूंढ रही थी। फॉर्मेलिटी के बाद जब सभी लोग बैठ गए तब दिव्या ने बात छेड़ी। नमस्ते जी, ये है हमारी बेटी श्रेया। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने उन फालतू की अफवाहों को सच नहीं माना और हमसे रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यकीन मानिए, श्रेया आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। गुस्से में श्रेया की सांस फूल रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे भरे बाजार में उसकी इज्जत नीलाम की जा रही हो। तभी उसने देखा कि सामने बैठा हुआ लड़का उसे देखकर अजीबोगरीब इशारे कर रहा था। उसको अपना मुंह बंद करने में भी दिक्कत हो रही थी, जिससे उसकी लार टपक कर उसके कपड़ों को गंदा कर रही थी। मिसेस चोपड़ा ने लड़के के कंधे पर हाथ रखा और बोली, ये हमारा लड़का है राघव, बहुत होशियार है। श्रेया की तस्वीर देखते ही हम समझ गए थे कि राघव और श्रेया की जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, और फिर चोपड़ा साहब ने जिंदगी भर काम करके जो पैसा कमाया है, अब राघव और उसकी बीवी उससे ऐश करेंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी लड़की को। इतना सुनकर राघव बच्चों की तरह उछलने लगा और श्रेया को देखकर आंख मारी। फिर वो इठलाते हुए घुटने के बल बैठ के गाना गाने लगा। उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में। राघव की हरकतें देखकर श्रेया की रूह कांप उठी। कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी उसके पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और इशारों में चुप। रहने के लिए कहा। श्रेया के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। उसके पापा उदय बोले, हमें आपका राघव बहुत पसंद आया। आप तो बस ये बताइए कि शादी कब करनी है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी शादी करेंगे हम। इतना सुनकर राघव एक बार फिर खुशी से उछल पड़ा। वो खड़े होकर नाचने लगा और श्रेया से बोला, मैडम, लड़का फर्स्ट क्लास है, आपको खुश रखेगा। मंडप में मिलेगी या अभी चलेगी?
श्रेया ये सब देखकर अंदर ही अंदर कितना घुट रही थी कि वो ही जानती थी। वही दिव्या और रिया अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे। मिसेस चोपड़ा मौका देखते हुए उठ खड़ी हुई और बोली, हम जल्दी ही हमारे पंडित को कहकर शादी की तारीख कंफर्म करवा देंगे। दिव्या भी अपनी जगह से खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर बोली, अरे आप जा रही हैं? कुछ तो लीजिए ना। दिव्या ने सामने टेबल पर रखे स्नैक्स की तरफ इशारा किया। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बस ब्रेकफास्ट करके ही निकले थे। हम चलते हैं। ऐसा बोलकर मिसेस चोपड़ा मुड़ गई। राघव ने सामने रखी प्लेट पर झपट्टा मारा और ढेर सारा मेवा उठाकर अपने मुंह में भर लिया। श्रेया के साथ साथ सभी लोग ये देखकर दंग रह गए और वो आदमी मुंह चलाता हुआ वहां से चलता बना। उसके जाने के बाद रिया और दिव्या भी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। श्रेया ने मजबूर निगाहों से अपने पापा की तरफ देखा। पापा, आप उस पागल से मेरी शादी नहीं करवा सकते। आपने देखा ना कैसी हरकतें कर रहा था वो। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी पापा, प्लीज। उदय की आंखों से भी मजबूरी साफ साफ झलक रही थी, पर वो अब तक श्रेया से गुस्सा भी था। उसने अपने कमरे में जाते हुए कहा, ये सब तुम्हें पहले सोचना चाहिए था श्रेया। कल वाली हरकत करके तुमने मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। कोई भी समझदार लड़का तुमसे शादी नहीं करेगा। ऐसे में तुम्हें चोपड़ा खानदान की बहू बनने का मौका मिल रहा है। इस बात की खैर मनाओ। हो सकता है वक्त के साथ राघव सही हो जाए। नहीं भी हुआ तो कम से कम तुम्हारी और हमारी इज्जत तो बची रहेगी। अपना आखिरी फैसला सुनाकर उदय अंदर चल पड़े और श्रेया को उसकी जिंदगी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया। श्रेया गुस्से में थर थर कांप रही थी। उसने अपने आप से कहा, नहीं, मेरे अलावा किसी को भी मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेने का हक नहीं है। ना वो कबीर कपूर मेरी किस्मत डिसाइड करेगा और ना वो राघव चोपड़ा मेरी जिंदगी बिगाड़ेगा। मैं किसी भी हाल में ये शादी नहीं करूंगी। श्रेया घर से बाहर निकल ही रही थी कि तभी दिव्या हाथ में शॉल लिए वहां आई। शॉल देखकर श्रेया की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ये कहां से मिला आपको? दीजिए इसे इधर। तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना ये? इसे हमेशा अपने सीने से लगाए फिरती हो तुम। सोच रही हूँ इसे अब तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन ही दूंगी एज अ गिफ्ट। तुम चिंता मत करना, तब तक मैं इसे संभाल कर रखूंगी। न जलने दूंगी और ना ही फटने दूंगी। दिव्या ने एक शैतानी मुस्कुराहट दी और वहां से चली गई। श्रेया की आंखों से आंसू बह निकले। दिव्या ने घर में आते ही श्रेया की माँ की सभी चीजें बाहर फेंकवा दी थी। बड़ी मुश्किल से श्रेया ने एक शॉल बचा कर रखा था जो उसे उसकी माँ की याद दिलाता था। मुश्किल वक्त में उसकी हिम्मत बनता था। नहीं, अपनी माँ की आखिरी निशानी नहीं खो सकती मैं। अगर इसे खो दिया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। श्रेया भारी कदमों से अपने कमरे में लौट गई। क्या श्रेया ने हार मान ली थी? क्या वो उस पागल राघव से शादी कर लेगी? वहां कबीर के घर में रात को डिनर के वक्त कबीर कविता के पास आया। कविता मुस्कुराते हुए बोली, आओ बैठो कबीर, खाना बस लग ही गया है। वैसे क्या सोचा है तुमने? कब करोगे श्रेया से शादी की बात? कबीर ने आवाज में बड़ी ही गंभीरता से कहा, सॉरी माँ, मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ, पर इस बार नहीं मान सकता। मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। कविता गुस्साई आंखों से कबीर को घूरने लगी। क्या कबीर का ये डिसीजन माँ और बेटी के बीच में एक दीवार खड़ी करने वाला था? वहां कबीर झुकने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन श्रेया ने आखिरकार अपनी किस्मत से समझौता कर लिया था। कमरे में बैठी वो अपने आप से बातें कर रही थी। तो क्या हुआ श्रेया अगर तेरा होने वाला पति पागल है? इस घर में भी तो सारे के सारे पागल ही हैं। इतने साल इनको झेला है तो उसको भी झेल लूंगी। यहाँ तो हमेशा बेइज्जती ही मिलती है। उस घर में कम से कम मुझे बहू की इज्जत तो मिलेगी। और हो सकता है कि सच में राघव एक दिन ठीक हो जाए। पिक्चर्स में तो दिखाते हैं ना कि प्यार और केयर सब ठीक कर देता है। मेरी लाइफ में भी सब ठीक हो जाएगा। श्रेया किसी तरह अपने मन को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी। उसका ध्यान फोन पर आए एक मैसेज से टूटा। श्रेया ने देखा कि मैसेज एक अननोन नंबर से आया था। श्रेया ने मैसेंजर खोला तो देखा कि किसी ने उसे कोई पिक्चर भेजी थी। श्रेया ने ध्यान से डीपी देखी तो चौंक कर बोली, ये तो राघव का नंबर है, पर इसने क्या फोटो भेजी है मुझे?
श्रेया ने जैसे ही पिक्चर डाउनलोड की, उसके होश उड़ गए। राघव ने बिना कपड़ों के फोटो भेजी थी। श्रेया फोन को दूर फेंकती उससे पहले राघव का मैसेज आया। अच्छा लग रहा हूं ना मैं? मॉम कहती है सबके सामने कपड़े नहीं खोलती, पर तुम तो मेरी वाइफ बनने वाली हो। तुम्हारे साथ तो मुझे बेबी करना है। अब तुम भी अपनी फोटो भेजो ना मुझे, वो वाली। राघव का मैसेज पढ़कर श्रेया का दिमाग हिल गया। मैसेज में आगे इतनी वाहियात बातें लिखी थी कि श्रेया उसे ठीक से पढ़ भी नहीं पाई। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, ओ माय गॉड, इस पागल के दिमाग में कितनी गंदगी भरी है। ये इंसान नहीं हैवान है, और इसके साथ शादी करने वाली थी मैं। लेकिन अब क्या करूं? अगर शादी के लिए मना किया तो वो दिव्या माँ का शॉल जला देगी, और अगर इससे शादी कर ली तो ये मुझे जीते जी मार देगा। श्रेया निढाल होकर बेड पर गिर पड़ी। अब क्या फैसला लेगी श्रेया? क्या दिखा पाएगी वो शादी से इनकार करने की हिम्मत, या उसे बनना पड़ेगा उस पागल दरिंदे राघव की बीवी? आखिर क्यों चाहती है कविता श्रेया को अपने खानदान की बहू बनाना? क्या कबीर अपने फैसले पर टिक पाएगा, या फिर कविता की जिद के आगे टेकने पड़ेंगे उसे घुटने? क्या किस्मत ला पाएगी कबीर और श्रेया को फिर से आमने सामने, और मिटा पाएगी उनके बीच की गलतफहमियां? कहानी लेगी अब कौन सा मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। कबीर ने श्रेया से शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था। उसने झुंझलाते हुए कहा, माँ,